मेरा नाम है रोहित और आप लोग मुझे देख रहे हैं फील्ड फिजिक्स चैनल पे। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर और कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट और मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप अपने जीवन में इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि लकड़ी में लगा हुआ घुन उसे धीरे धीरे खोखला बना देता है। उसी प्रकार आलस्य भी हमारे जीवन को उसी लकड़ी के समान खोखला बना देता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में कभी भी आप खाली मत बैठिए। जब भी खाली बैठने मतलब कभी भी आप खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए। एक और कहावत है कि कुछ न कुछ किया कर। अगर कुछ काम ना हो करने के लिए तो पैजामा फाड़ कर सिया कर। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मेजरमेंट कवर कर चुके थे, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी अनिश्चितता मतलब अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चांस है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। मतलब जो अनिश्चितता है कि एक्यूरेट जो मेजर करेंगे लेंथ, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट का इधर उधर हेर फेर हो सकता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनी ऑफ टाइम in chemistry experimental data as well as theoretical data is difficult to handle due to the large calculation at that time. Maybe some silly mistake in the measurement is called uncertainty। मतलब साइंटिस्ट लोग जो एक्सपेरिमेंट करता है उसमें बहुत बड़ा थियोरेटिकल डाटा सब रहता है, जिसमें बहुत बड़ा मास उस एटम का रहता है, 10 करोड़ बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही कम 0.000। तो इसमें हो सकता है कि उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ मिस्टेक हो सकता है, उसी को हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो उसके बाद तो हम लोग अनसर्टेनिटी जान गए, अनसर्टेनिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो इन केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स which have extremely low and higher mass है। केमिस्ट्री में हम लोग जानते ही हैं कि बहुत सारा एटम का मोलिकुलर मास बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी का बहुत ही कम होता है। सो केमिस्ट हैव दिस नंबर एज, जैसे ये नंबर देख लीजिए, इतना बड़ा नंबर उसको लिखना पड़ेगा। जैसे 0.00007, इसको भी उसको इस दौरान अगर साइंटिफिक नोटेशन नहीं पता रहेगा तो उसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इट इज चैलेंज टू राइट दिस नंबर ऑन अलजेब्रा। तो उसे उस टाइम साइंटिस्ट को चैलेंज हो जाता है इस नंबर को लिखना। तो इसलिए इसमें अगर इस तरह का नंबर आपको मिल जाए, अगर इसमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो अलजेब्राइक ऑपरेशन विल बी टफ। तो साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या, उसका डेफिनेशन दिया गया है। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power n where n is exponent। मतलब ये 10 का बेस हो गया, ये 10 हुआ और ये बेस हो गया और इसका n हो गया एक्सपोनेंट। तो n हो गया एक्सपोनेंट एंड n इज जो कैपिटल n है वेरीज बिटवीन 1 to 10 और n कुछ भी हो सकता है, होल नंबर है। 1 से लेकर जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक ही हो सकता है। उसका एग्जांपल दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 232.158 है ना, उसको साइंटिफिक नोटेशन में किया हुआ है 2.3215 into 10 to the power 2। मतलब जितना पॉइंट इस तरह किया है उतना 10 इसके बेस पे उतना पावर दे दिया है। जैसे 0.00016 तो 1.6 into 10 to the power -4। तो हम लोग प्रिसीजन जान चुके हैं, मतलब प्रिसाइज क्वांटिटी किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा का क्या होता है। और उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे एक्यूरेट क्या होता है। तो वैल्यू गैदर्ड फ्रॉम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट आर क्लोज टू टारगेट। मतलब रिपीटेड बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर कोई एक्चुअल वेट है जिसका 0.2 ग्राम है तो मेजरमेंट करने पर एक बार 1.8 से बनाया, 1.89, 1.86, बल्क में तो आसपास से आ रहा है। लेकिन एक्यूरेट का कहने का मतलब है कि
क्लोज टू टारगेट। टारगेट मेरा रियल वेट है 2 ग्राम, तो इसका एक्यूरेट है मेरा 1.98, तो इसलिए इसका एक्यूरेट हो जाएगा 1.98। एक्यूरेट का आंसर हो जाएगा इसमें 1.98। तो अगला मेरा आता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब जानते हैं क्या होता है। मीनिंगफुल डिजिट बीच आर नोन विथ सर्टेनिटी, मतलब बताने की कोशिश किया गया है कि मीनिंगफुल डिजिट बीच आर नोन विथ सर्टेनिटी, मतलब ऐसा डिजिट जिसका कोई मतलब हो वही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो सकता है। तो जैसे में ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो उसके लिए हमको कुछ रूल पढ़ना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग रूल क्या क्या है। रूल फॉर काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल आता है मेरा ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो हम लोग ये जानते हैं जैसे 2 3 5 क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल है हैज़ 3 सिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो ऑल हम जान चुके हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 3 5 यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दूसरा पॉइंट इसमें आता है, दूसरा रूल लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर शुरुआत किसी नंबर का 0 से होगा तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। जैसे मैं 0 ये 0 0 0, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ये सिर्फ ये दोनों हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर बराबर क्या हो जाएगा 2। तो उसका तीसरा रूल कहता है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 रहेगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। जैसे 2008 है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो ये 2 नॉन जीरो है, जिसके बीच को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाएगा 4। अगला पॉइंट आता है मेरा जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। बताया गया है कि जीरोज एट द एंड या राइट ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का एंड या राइट, एंड इधर ही होता है ना राइट साइड में, तो राइट साइड में बताया गया है कि एंड और राइट ऑफ ए नंबर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड, अगर कंडीशन दिया गया है प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल के राइट में कितना 0 है, 2 है, और एक खुद हो गया तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। उस प्रकार इसमें थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउंड ऑफ। तो बता देते हैं इस चौथा पॉइंट का कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अगर यहाँ बताया गया है नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल, अगर लेफ्ट साइड, अगर अदरवाइज नॉट सिग्निफिकेंट तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे 100 एग्जाम्पल है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 1 हो जाएगा। इसमें 100 ए हो गया पॉइंट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार आगे भी अब रूल बता दिए तो कर ही लेंगे हम लोग। उसका आगे मेरा आता है राउंड ऑफ। तब तक इसको नोट कीजिए, तब तक हम लोग आगे राउंड। हम लोगों ने तो ये तो जान लिया कि साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये तो हम लोग जान गए। तो उसका ही कुछ ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशन किस प्रकार हम लोग यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात करेंगे तो ये दोनों ऑपरेशन के लिए ये जो बेस है ना, बेस सेम होना चाहिए, और जो उसका एक्सपोनेंशियल पावर है वो डिफर हो सकता है। अगर एक्सपोनेंशियल पावर डिफर होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसका बेस को सेम रखेंगे और जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5.6 × 10⁵ इंटू 6.9 × 10⁸ है, तो इस दोनों को हम अलग में एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस दोनों को
और उसके बाद 10⁵ और 10⁸ है, तो दोनों का बेस क्या है, देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों में अगर पावर सेम रहेगा, सॉरी बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 8×5 क्या होगा 13 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.64 × 10⁻13 आ जाएगा। उसी प्रकार एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही रूल होता है इसमें कि फॉर दिस टू ऑपरेशन देयर बेस एंड एक्सपोनेंशियल पावर शुड बी सेम। इसके लिए इसका बेस, जो भी दो क्वांटिटी को हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, उसका बेस और एक्सपोनेंशियल पावर ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसका बेस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 6.65 × 10⁴ प्लस 0.895 × 10⁴ है, तो हम यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर दिए साथ में, इस दोनों को ऐड करके 7.5 और 5 × 10⁻, और यहाँ पे बेस है तो इसमें जो रहेगा उस बेस को ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको कॉमन ले लिए और कॉमन लेकर 10⁴ हो गया, और यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दिए। तो इसी प्रकार अगला आता है मेरा सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला आता है हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चांस है कि जो भी क्वांटिटी, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा न थोड़ा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट या इधर या पॉइंट उधर। तो ये बताया गया एवरी एक्सपेरिमेंट हैव सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट, रिजल्ट में भी प्रीसाइज और एक्यूरेट। और यहाँ पे दो टर्म आया है प्रीसाइज और एक्यूरेट, तो हम लोग सबसे पहले प्रीसाइज को समझेंगे, फिर एक्यूरेट को समझेंगे, फिर जाके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन समझेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रीसाइज को प्रीसीजन भी बोलते हैं। तो प्रीसीजन होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी का जैसे हम लोग बार बार मेजरमेंट करेंगे तो उसका जो सबसे क्लोजेस्ट मतलब क्लोजनेस बल्क में जो आएगा ना उसी को प्रीसाइज बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं कि एग्जांपल में 2 ग्राम है, 2 ग्राम है ना, तो ऑन मेजरिंग अगर हम इसको मेजरमेंट किए हैं तो एक बार 1.97 आया है, 1.87 आया है और 1.88, 1.99, मतलब तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका नियरेस्ट में तो ए है, लेकिन जो बल्क में आया है ना प्रीसाइज वही होता है जो बार बार एक्सपेरिमेंट बार बार मेजर करने पे एक ही क्वांटिटी के आसपास मिलता है, जैसे 1.87, 1.88, 1.99, लेकिन इसके आसपास तो इससे बहुत ही अलग है, लेकिन ये बार बार 4 बार एक्सपेरिमेंट करने पर एक बार 1.8 तो 1.87, 1.88, 1.89, इसीलिए इस तीनों क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे प्रीसाइज। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रीसाइज तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेट। तो हम लोग का अगला टॉपिक है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ होता क्या है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, तो जैसे मेरा वहाँ पे बिल होता है जैसे 305 रुपया का हुआ, तो हम लोग वहाँ पे राउंड में दे देते हैं। अगर दुकान वाले मान जाते हैं तो राउंड में हम लोग 300 रुपया दे देते हैं, अगर नहीं मानते तो 5 रुपया देना पड़ता है। तो वही राउंड ऑफ हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कब कितना कैसे होता है वही जानेंगे, कैसे राउंड वो लोग करते हैं, या हम लोग किसी को राउंड करके देना हो तो किस तरह से देंगे, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बाय ऑपरेटिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर द डेसिमल नंबर और एनीवेयर, तो बताया गया है इसमें कुछ रूल्स होते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, जिससे हम लोग किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, तो रूल्स आप लोग नोट कीजिए। पहला रूल्स है राइट मोस्ट नंबर इज रिमूव्ड इफ मोर देन 5 एंड प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। बताया जा रहा है रूल, पहला रूल में ये कहता है अगर सबसे लास्ट का नंबर राइट साइड नंबर अगर मोर देन 5 होगा
तो उस नंबर को हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, मतलब सबसे लास्ट वाले नंबर को हटाकर उसके पीछे वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2.65, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ हो गया 2.75, तो यहाँ पर 75 से ग्रेटर है तो इसको हटा देंगे। उसके बाद इसके प्रीसीडिंग नंबर 5 है तो इसको इंक्रीज बाई 1 से इसको बढ़ा देंगे तो 0.76। तो उसका सेकेंड रूल आता है राइट मोस्ट डिजिट लेस देन 5 देन रिमूव विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर राइट मोस्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है तो उसको रिमूव कर देंगे बिना किसी प्रीसीडिंग नंबर में, ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे, जो नंबर आएगा वही आ जाएगा। जैसे 2.963 है ना, तो यहाँ पे लेस देन 5 है, लेस 5 है तो इसका राउंड ऑफ देखिए, इसको सीधे हटा दीजिए, इसको सीधे कट कर दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको राउंड ऑफ में कर दीजिए। उसके बाद अगला केस आता है, तीसरा में आता है राइट मोस्ट डिजिट इज 5। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके लिए 2 केस दिया गया है। अगर प्रीसीडिंग नंबर इज इवन देन रिमूव 5 विदाउट इंक्रीजिंग प्री डिजिट। अगर लास्ट में अगर 5 है, अगर उससे पहला नंबर अगर इवन है तो उस केस में क्या करेंगे, 5 को हटा देंगे बिना किसी पहले नंबर को इंक्रीज किए हुए। जैसे 2.65 है तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2.65, तो इसका बगल वाला क्या है, इवन है, ये इवन है तो इवन नंबर में सीधे प्रीसीडिंग नंबर को हटा देंगे, उसके बाद सिर्फ कॉपी कर देंगे। उसके बाद केस नंबर 2 में अगर प्रीसीडिंग नंबर अगर 5 रहेगा राइट मोस्ट डिजिट, उसमें प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड। अगर 5 से पहले वाला नंबर अगर ऑड रहेगा और क्या है, प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड, देन रिमूव 5 बाई इंक्रीजिंग प्री डिजिट बाई 1। यहाँ पर देखिए इसके बाद 5 है, उसके बगल वाला नंबर क्या है, ऑड है। अगर ऑड के केस में तो इसका राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, तो प्रीसीडिंग नंबर को हटा के उसके लास्ट को हटाकर प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 3.4 हो गया। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हम दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2.006, दूसरा दे देते हैं 0.00754, तीसरा आपको दे देते हैं 9.8007, चौथा हो गया आपको 8.8807 और पाँचवा हो गया 1.001। तो पाँचों का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, होमवर्क में होमवर्क नहीं मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको मन है तो प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि क्या सीखे हैं। तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको तब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो हेडिंग दीजिए डायमेंशन एनालिसिस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस में व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट वन यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। मतलब बताया गया है कि जब हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम लोग को सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़े, या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़े, या केजी को ग्राम में, या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, या इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो लिख कर आपको बता दिया गया है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, दिस मेथड इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। और कहीं पे आपको डायमेंशन एनालिसिस की जगह दे सकता है यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड, ये तीनों डायमेंशन एनालिसिस का ही नाम है। तो उसके बाद इसमें कुछ बता दिया गया है कि इसको याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा आपको। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से 2 क्वेश्चन दे दिए, उस माध्यम से आपको बता दिए किस तरह यूज करते हैं। इसमें ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच एदम 3 इंच लॉन्ग है, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर,
तो हम लोग जानते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच बराबर 2.5, तो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे यूनिट फैक्टर मेथड दिया है तो हम लोग यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा जो लेंथ इसका हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ रिक्वायर्ड हो जाएगा, जो आएगा आंसर आएगा 7.62 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 2 डेज, 2 दिन में कितना सेकेंड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डे बराबर 24 आवर, 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो 24 घंटा में, तो ये का वर्क निकला 24 इंटू 3600। उसके बाद इन 2 डेज, 2 इंटू 24 आवर में जितना सेकेंड आएगा सेकेंड, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस समाप्त होता है। तो अगला मेरा टॉपिक अब आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताते हैं। तो अगला मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉ होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो केमिस्ट्री में जो केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए कुछ लॉ दिया गया है, जिस लॉ से हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ का कंपोजिशन, केमिकली कंपोजिशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज डन इन 5 बेसिक स्टेप। बेसिक लॉ बोल सकते हैं। जो एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनता है। तो उसको 5 बेसिक लॉ में दिया गया है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, उसका थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ है गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और 5वां है एवोगाड्रो लॉ। तो सबसे पहले हम पहला लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है एंटनी लेवोजियर, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में, जो कि वो एक्सपेरिमेंट था कंबसन का। उसमें लेवोजियर साहब ने पाया कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट का पहले का रिएक्टेंट और जो बाद में जो बना प्रोडक्ट, दोनों का मास सेम था, मास कांस्टेंट था। जो मास पहले लिए थे उसका जो प्रोडक्ट बन गया उतना मास उसका कांस्टेंट था। तो वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इट स्टेट दैट मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो उन्होंने बताया कि मैटर ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिर्फ उसका फॉर्म बदला जा सकता है, सिर्फ फॉर्म बदल देते हैं। तो वही बता दिए, उन्हीं का लॉ, उस लॉ का नाम दे दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगला लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इसका नाम है जोसेफ फ्रॉस्ट, जिन्होंने इस लॉ को 80-20 में दिए थे। इनके अनुसार बताया गया कि इनके अनुसार इट स्टेट दैट गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इनका कहना था कि जो भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, तो उस सेम प्रकार का सेम प्रोपोर्शन ऑफ वेट से, मतलब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया है। तो उन्होंने पहला एक बार नेचर के सैंपल में लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो उसमें उन्होंने कॉपर का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज और कार्बन का परसेंटेज, कॉपर का 51.35 और ऑक्सीजन का 9.75 और कार्बन का 38.91 पाया, जब नेचुरल स्टेट में क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए थे तब। और जब उन्होंने मैन मेड लिया फिर भी उन्होंने यही पाया, तो उन्होंने इसको लॉ दे दिया। इसके बाद बहुत सारा साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट किए तो इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में इनका बात सही निकल गया। तो उस टाइम इस लॉ का नाम दिया गया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।
हाँ लॉ इजी है, जानते हैं उस समय हम भी बोल सकते थे, आप भी बोल सकते थे, लेकिन पहले जो बोल दिए सब बोल दिए, बता दिए। उस समय खोजने में पता चल रहा होगा ना, अभी तो मिल गया तो हमको लगता है कि हाँ बहुत इजी होगा, उस समय खोज लिया, लेकिन उस टाइम खोजना बहुत हार्ड था भाई। तो उसके बाद लेटर ऑन इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ, तो इसका लॉ सही माना गया, तो इस लॉ का नाम दे दिया गया लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और उसके बाद लेटर ऑन रिफर्ड एज द लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। बाद में इसको, इस लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। इसका फिक्स कंपोजिशन है, मतलब किसी भी दो मटेरियल है और उसका संरचना एक ही है, मतलब दोनों, मतलब अगर आयरन है तो या आयरन का नेल ले लीजिए या आयरन का कोई इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, दोनों का क्या बोलते हैं उसका जो प्रोपोर्शन है ना, जो तत्व से बना होगा वो अब एग्जैक्टली सेम होगा दोनों। तो मेरा तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको दिए थे डाल्टन साहब ने 1803 में। इनके अनुसार it states that if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of another element are in the ratio of a small whole number। इनके अनुसार अगर एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को फिक्स करके अगर ऑक्सीजन का रेशियो बदला गया है तो उससे अलग अलग कंपाउंड बन गया है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ग्राम लिए है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहाँ पर वाटर बन गया 18 ग्राम। हाइड्रोजन 2 ग्राम लिए और ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना बन गया, 34 ग्राम बन गया। तो इनके अनुसार यही था कि एक किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास को फिक्स रखकर और दूसरे को चेंज करेंगे तो उससे अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसके बाद इसका जो रेशियो है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 60:12, मतलब 1:2 के रेशियो में। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो डाल्टन ने दिया। तो अगला लॉ मेरा आता है गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इनके अनुसार, तो इन्होंने, इनका जो ये लॉ आया था 1808 ईस्वी में आया था। इनके अनुसार when gases combine or produce in a chemical reaction, they are do so in a simple ratio by volume of all gas at same temperature and pressure। इनके अनुसार कहना था कि जब भी कोई गैस कंबाइन होता है या प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में, वो एक सिंपल प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में, तो एक सिंपल रेशियो में जो प्रोड्यूस होता है, प्रोवाइडेड दैट जिसमें कुछ कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल दिया गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में मिलकर वाटर बना रहा है। तो इनका कहना बस यही था कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी गैस कंबाइन या प्रोड्यूस होगा तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में होगा। तो वहीं यहाँ पर सिंपल होल नंबर के रेशियो में आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद आता है एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ दिए थे 1811 में। इनके अनुसार इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनके अनुसार इनका कहना था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर सभी गैस का वॉल्यूम इक्वल है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उस वॉल्यूम का इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक यूनिट में, एक मोल में जो होगा, जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे हाइड्रोजन का 2 है मान लेते हैं, और एक ऑक्सीजन का है, और यहाँ पर 2 वाटर बना है, H2O है। तो जो इसमें इसका जो ए वॉल्यूम और ए वॉल्यूम और ए वॉल्यूम,
ए वाला और ए वाला और ए वाला तीनों सेम होगा। तो यही बोल रहा है एवोगाड्रोस लॉ बस इतना ही बताते हैं। इट स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए तीनों गैस में। इसमें जो 2 मोल बना तो इसमें जितना मॉलिक्यूल्स होगा इसमें भी उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें भी उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा। यही एवोगाड्रोस लॉ का कहना था। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे शायद 2 लेक्चर और आएगा हो सके तो। हाँ, 2 या 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और कभी फ्री मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। चलिए, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.